औरंगाबाद में अब मास्क नहीं लगाने पे कलेक्टर ने डिक्लेयर किया है आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये मुझे पता था कुछ ना कुछ आने वाला है। ये मुझे 2013 से मैं इस पे स्टडी कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आते ही एक मेंटी जी है, उन्होंने मेरे 2013 से लेके कल आज सुबह तक मैंने जितने भी पोस्ट किए हैं वो सारे पोस्ट उन्होंने कलेक्ट किए। 3275 वो टोटल पोस्ट है मेरे, वो उन्होंने सब कलेक्ट किए, उन सभी का एक एल्बम बनाया और उन्होंने शेयर किया। ये मैं भी नहीं करना चाहता था। मैं भी इतना मजाक नहीं है। एक स्क्रॉल करना, एक पोस्ट को सेव करना आपके डिवाइस में, फिर स्क्रॉल करना, फिर एक पोस्ट को सेव करना। और ये 2020 के आज की सुबह से लेके मेरे 2013 का जहाँ से मैंने अवेकनिंग चालू किया था लोगों को जगाना, क्योंकि तब मेरे पास फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया था। तब तक मेरे पास साधा सिंपल फ़ोन था। किसका था वो, सैमसंग का कॉर्बी कलर्स। तो उसमें मेरा फेसबुक मुझे अच्छे से यूज़ नहीं करता था। मैं तब सिर्फ लैपटॉप पे यूज़ करता था फेसबुक। जब मैंने 2013 में नया मोबाइल लिया तब मैं फेसबुक पे आया और फेसबुक पे फिर रेगुलर पोस्ट करने लग गया था ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2013 से लेके 2020 7 साल से मैंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट उन्होंने वो सब कलेक्ट किए। सोचिए, एक पोस्ट को अगर स्क्रॉल करके सेव करके आपके मोबाइल में करके फिर से स्क्रॉल करना है, और ये 3500 पोस्ट है वो। आप उसको अगर हर पोस्ट को आप 5 या 10 सेकंड भी अगर करते हो, 10 सेकंड स्क्रॉल करके ये करना, क्योंकि उसके वीडियोज आते हैं वो सबको देखना पड़ता है। तो आधा मिनट भी अगर आप सोचते हो कि एक पोस्ट को उनको सेव करने को लगता है, तो आधा मिनट मल्टीप्लाई बाय 3275 पोस्ट उन्होंने कितना किया होगा एफर्ट्स। मैं आपका सच पे धन्यवाद देता हूँ। जो मैं भी नहीं कर सकता था, जो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है करने की, वो आपने किया है दीदी, धन्यवाद। तो औरंगाबाद में मास्क लगाने और ये होने वाला था, मुझे पता था कहीं ना कोई कायदा आएगा जिसमें कधी हेलिकॉप्टर दिवसातून आमच्या गावातून जातात आणि त्यातून पोलीस गावात वातावरण कडक होतात, लोकांकडून जास्त दंड हेलिकॉप्टरमध्ये कोण असते, क्या पता कौन रहता है हेलिकॉप्टर में। तो ये बात आप समझिए, कोई ना कोई कायदा आएगा। अगर किसी को लगता है कि मैं दोस्तों को कहता हूँ कि यार वो वैक्सीन अगर आएगा कल वो मैंडेटरी कर देंगे और नहीं लेंगे, तो मैं वो यार ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। जब वो आपको मास्क नहीं पहनने पर लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं, आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे डॉक्टर्स के आप हेल्दी है, तब तक आपको आपके सिटी के बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाए आपको मेडिकल के लेने की परमिशन नहीं दिखा रहे थे। तो ये आपको लगवाएंगे तो आपको छोड़ देंगे? आपको लगता है ये छोड़ देंगे आपको? क्यों बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कनाडा में? क्यों बन रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप यूएस में? क्यों बन रहे कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑस्ट्रेलिया में? क्यों बन रहे कॉन्सेंट्रेशन कैंप पाकिस्तान में? क्यों ऑस्ट्रेलिया चाइना में 1996 से कॉन्सेंट्रेशन कैंप है? सबको ये लग रहा था एनआरपी एनआरसी ये जब आया था तब सब मुस्लिमों को कह रहे थे कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, हमने क्या किया है, हमारी क्या गलती है, हमें क्यों डाला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, क्यों। तब माइनॉरिटीज़ के लोग भी पूछ रहे थे अगर उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा, हमें भी डाला जाएगा। तो ये सबका जो जवाब था उसका जवाब है 2013 में म्यांमार में सत्ता पलट हुआ, सत्ता स्थापित हुई लोगों की। तब तक डिक्टेटरशिप चल रही थी वहाँ पे। जो आई वहाँ पे उनकी जो नई मुख्यमंत्री, वहाँ की नई पंतप्रधान, वो जो थी उसको नोबेल प्राइज मिला था, उसको नोबेल प्राइज मिला। और वो आई और आते ही उसने 2012 में सत्ता स्थापित हुई, और 2013 में जब सत्ता पे आई आते ही उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवा के वहाँ पे मुस्लिम को डाल दिया। जो चीज़ किसी देश में होती है ना, मैं यही कहता हूँ, कोई चीज़ किसी देश में होती है, सर सेना लगा देंगे कश्मीर दिए, बिल्कुल बिल्कुल मार्शल लॉ लगने वाला है। आप राह देखिए मार्च तक, राह देखिए, मार्शल लॉ लगाने वाले फिर से। तो ये जो था कॉन्सेंट्रेशन कैंप कंसेप्ट म्यांमार से आया था। जब म्यांमार में वो हुआ तो भारत ने भी किया।
लॉकडाउन लगाने का चाइना ने कंसेप्ट दिया। चाइना ने सिर्फ एक सिटी को लॉकडाउन लगाया था, भारत के मोदी साहब ने पूरे देश को लॉकडाउन लगवा दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने लगाया था। आप समझिए, आप समझिए, जो बाकी के देश करते हैं वो भारत कर रहा है। आपको लगता होगा कि यार ये बैठे बैठे इसको ये सब कहाँ से ये निकालते हैं इन्फॉर्मेशन। यूट्यूबर्स को सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब का जो है चैनल वो ब्लॉक कर दिया गया है 8 दिन के लिए। मैंने मेरा 8 दिन पहले ही कहा था, मेरा फेसबुक का ब्लॉक हो जाएगा मुझे पता नहीं, मेरा यूट्यूब क्लब ब्लॉक हो जाएगा मुझे पता नहीं, मेरा ट्विटर क्लब ब्लॉक कर देंगे मुझे पता नहीं। तो मैं आपके कंपटीशन में नहीं हूँ, यूट्यूब वालों में आपके कंपटीशन में नहीं हूँ। इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब 8 दिन मेरा चैनल नहीं चलने वाला है, तब तक मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ, मगर वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ 75 सब्सक्राइबर्स है। इस पर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और लोगों को पता था ये चैनल मेरा, तो लोग शेयर करते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूबर्स को कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ आप आपके यूट्यूब पे डालिए या फिर कहीं और जो रहेगा उसका पैटर्न वहाँ पे डालिए। तो लोगों को जगाइए, लोगों को जगाइए, मेरा वीडियो देखिए। मेरे एक एक वीडियो में आपको 10-10 वीडियो बनाने के कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये कंसंट्रेशन कैंप्स, फेमा कैंप्स ये जब बन रहे दुनिया भर में, अगर आप सिन नहीं लेंगे, आप इसको विरोध करेंगे तो आपको वहाँ पे डाला जाएगा। पहले आपका आधार कार्ड्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको डालने वाले थे, अब उसके लिए नहीं, अब आपको ही लगवाएंगे। एक तो इसमें सुअर का बॉडी पार्ट्स है, इसमें गाय के बॉडी पार्ट्स है, मरे हुए बच्चों के बॉडी पार्ट्स है, इसमें अल हाइड्रोक्सिम 2 जो पता नहीं कौन सा इंग्रेडिएंट है, उसका गूगल पे कहीं भी अस्तित्व नहीं है, वो है। उसमें एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लाइफोसेट है, सब कैंसर पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर है। वो आप नहीं लगवाना चाहेंगे, बराबर है। आपके बच्चों को आप बचाना चाहेंगे, आप आपके बच्चों को मारना नहीं चाहेंगे, आप अपने खुद को मारना नहीं चाहेंगे, तो आप बचना चाहेंगे, आप बचना चाहेंगे तो आपको उठा के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। वैसे ही खामोश रहो, वैसे ही खामोश रहो। जो जागने वाला है उनको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, यानी किसी को नहीं छोड़ने वाली सरकार। डॉक्टर हर्षवर्धन, मोदी, बिल गेट्स, क्रिश्चियन हेरिंजर, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला है। सब कह रहे हैं कि देखो अब केसेस कम हो रहे, केसेस कम हो रहे। केसेस कम नहीं हो रहे हैं, ये टेस्टिंग रुकवा रहे हैं। इनको खेल समझ में आ रहा है कि लोग जाग रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोग पैनिक ना हो, ज़्यादा लोग विरोध ना करें। जैसे कल ही की न्यूज़ आई है हरियाणा की, वहाँ के 2 ग्राम पंचायतों ने वहाँ पे ठराव पास किया है, बिल पास किया है। ग्राम पंचायत मिनी लोकसभा कहते हैं। ग्राम पंचायत को एक पूर्ण अधिकार है। अगर ग्राम पंचायत ने डिसीजन ले लिया कि हम टेस्टिंग नहीं करवाएंगे तो नहीं हो सकती। अगर ग्राम पंचायत ने तब एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बात की थी कि हम इसको नहीं लागू करवाएंगे, तो वो डिसीजन कलेक्टर्स को मानने पड़ते हैं। मैं सभी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, आप ये आपके यहाँ पे ठराव मंजूर कीजिए, ये बिल मंजूर करवाइए कि हम कौन नहीं लेंगे, हम टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, और उसके साइन करके वो भेज दीजिए सरकार कलेक्टर्स को। और सभी महानगर पालिकाओं के महापौरों को, मेयर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी, आपको अधिकार है आपके सिटी में टेस्टिंग करवाने का, नहीं करवाने का, वैक्सीन देने का, नहीं देने का। आप भूल गए हैं नागरिक शास्त्र। आप जो नागरिक शास्त्र है जिसमें आपको राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, ये आप भूल गए हो। आपके दिमाग खोलिए, नहीं हो समझता तो जाइए 8th 9th 10th स्टैंडर्ड का नागरिक शास्त्र जो है वो किताब लीजिए और पढ़िए, आपके मौलिक अधिकार क्या है। इस सरकार ने हिस्ट्री एंड जो अपना इतिहास और नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो हटा दिए हैं नए एजुकेशन सिस्टम से। क्यों? क्योंकि लोगों को उनके अधिकार नहीं पता होने चाहिए। जैसे हम पुराने एजुकेशन सिस्टम से सीखे हैं, मेरा है थोड़ा सा अभी भी मुझे याद है, मुझे मेरे मौलिक अधिकार याद है। आप भूल चुके हो आपके मौलिक अधिकार। थैंक यू अभय जी। आपके अधिकार है आपके पास, यूज कीजिए उसका। ग्राम पंचायत में हो, मैं तो नसीब मानता हूँ ग्राम पंचायत में जो लोग रहते हैं आज खेड़ों में, आपके जाके आपके सरपंच से, मुखिया से कहिए, एक अध्यादेश, एक बिल एक पास कर दीजिए कि हम टेस्टिंग नहीं कराना चाहते। गांव वाले टेस्टिंग नहीं कराएंगे। जिसको बीमार होगा वो जाएगा खुद टेस्ट कराने, आके ज़बरदस्ती टेस्टिंग रोक सकते हैं आप, आपको अधिकार है। जो आज भी मुझसे पूछते हैं, पंजाब के गाँवों से फ़ोन आते हैं लोगों के कि सर हम कैसे बचे। सिंपल है, आपके सरपंच को बोल दीजिए
खत्म बात। आपके मेयर्स को बोल दीजिए, खत्म बात। स्कूल, बस स्कूल जा सकते हैं क्या पता नहीं मुझे। तो महामारी जो आईएएस ऑफिसर है यहाँ पे जो एक्सपायर हुए थे कोरोना के नाम पे, जो मैंने कहा था परभनी के, उनकी जो टेस्टिंग हुई थी वो यहाँ की यूनिवर्सिटी के लैब में हुई थी। और यूनिवर्सिटी के लैब में जो टेस्टिंग किट आए थे वो फॉल्टी थे, जिसके ऊपर बवाल मचा था 2 दिन से। और उस पर आज यहाँ की जो महानगर पालिका की जो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको अब रफा दफा करने का ट्राई कर रही है। वो इस पे ब्लेम कर रही है, वो उस पे ब्लेम कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कंपनियों पे ब्लेम कर रहे हैं। मगर इस हजारों जो टेस्टिंग किट आए थे, वो जो टेस्टिंग किट्स की वजह से जिन लोगों को आपने डाल दिया आपके कोरोना सेंटर्स में, कोविड सेंटर में, और वहाँ पे जो आपने उनको इंजेक्शन दिए रेमडेसिविर के और फ्लेविविर के और जो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स दे के अगर उसमें मर गए होगा कोई, तो ये जो खून किया है, ये खून का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ये कलेक्टर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी औरंगाबाद का, या औरंगाबाद की महानगर पालिका की मेडिकल ऑफिसर लेती है, या क्या पुलिस कमिश्नर्स लेते हैं, या फिर जिस एरिया में वो मर गया बंदा उसका पुलिस स्टेशन लेता है, वहाँ का वार्ड मेडिकल ऑफिसर लेता है? कौन लेता है? या फिर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ ऑफ महाराष्ट्र जो है डॉक्टर अर्चना पाटिल वो लेती है, या डॉक्टर लारे जो डिविजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के और अलग और 3 जिलों के, क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कौन लेता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन जिम्मेदार है ये फॉल्टी टेस्टिंग किट की वजह से जो मर गया होगा वहाँ पे बंदा अननेसेसरी मेडिसिन की वजह से? कोई भी मेडिसिन सेफ नहीं है दोस्तों, इतना याद रखिए। ना पैरासीटामोल है, ना एंटासिड जो आती है आपकी रेनिटिडिन वो सेफ है, और ये जो एंटीवायरल है इसके तो सीधे सीधे साइड इफेक्ट है, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड अटेम्प्ट्स, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, ब्रेन फेल्यूर, इसके सीधे साइड इफेक्ट है। तो इसमें अगर जिसका कोई हार्ट फेल्यूर हो गया, जिसको हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसका कुछ किडनी फेल्यूर हो गया होगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? मुख्यमंत्री साहब लेंगे, नरेंद्र मोदी साहब लेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन लेंगे जिसने किट लाई थी, या आईसीएमआर लेगा जिसने 2017 में करोड़ों रुपए के टेस्टिंग किट खरीदे थे? कौन लेता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ये सब होते वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर क्या रहा है? आंखों पे पट्टी बांध ली है आपने, कान तो खुले हैं। हम कह रहे हैं तो कम से कम कानों तक तो जाइए बात। ये स्कैम है। अनिल अंबानी का बेटा अनमोल अंबानी अगर ये बारे में ट्वीट कर रहा है और ओपनली वो वर्ड्स यूज कर रहा है, स्कैम, स्कैमडेमिक, प्लैंडेमिक, ये यूज कर रहा है वर्ड्स, वो समझिए इस बात को। बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे अंध वक्त और दो गाली दे ही दे तो चूतिया भक्त पे जो बैठे यहाँ पे जो थाली टाली दाली बजा रहे हैं, अरे तुम्हारे बाप उस क्लब का मेंबर नहीं है जिस क्लब का इसका नाना मेंबर था। अगर वो सच बता रहा है तो तुम्हारी आंख पे तो नहीं, तुम्हारे दिमाग पे जो पट्टी गिरी है, जो पर्दा गिरा है, वो खोल दीजिए। कल एक डॉक्टर से मेरी बहस हुई, बाद में वह निवृत्त हो गया मेडिसिन को लेकर। जी जी तो आपको जो पता नहीं है उसको वो पता है, और वो ट्विटर पे लिख रहा है। उसके पिताजी को बेचारा बहुत बुरा मानता था, यार वो क्या आदमी है, अंबानी खानदान का है। अब समझ में आ रहा है, हर लंका में एक रावण भी रहता है और एक विभीषण भी रहता है। अब मुकेश अंबानी ने भाई को छोड़ दिया, उसको बर्बाद होने दे दिया, और घर का बेदी लंका ढाए। उसका बेटे ने आके सब सच बता दिया लोगों को। मुकेश अंबानी, तू करप्ट है, तू उस इल्यूमिनाटी का मेंबर है, ये आज खत्म समझ चुका है। और अनिल अंबानी बेचारा जो सच्चा आदमी है, वो उसको बर्बाद कर डाला तुम लोगों ने। ये बात आप समझिए। जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो मुझे पता नहीं है, वो अनमोल अंबानी के नाना उस मेंबर थे, उसको पता है, वो बता रहा है आपको। अब तो जागो, अब तो जागो मेरे भाइयों, अब तो बात करो इस पे।